Hello students. So today we are going to start a new topic. Basically this topic is very important. It is limitations of the octet rule. बराबर है. तो यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं. देखो ऑक्टेट रूल तो हमने सीखा था कि जब कभी भी दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, चाहे वो शेयरिंग से कंबाइन होते या तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होते हो, तो वहां पर हमने ऑक्टेट रूल में सीखा था क्या, when the two atoms combine with each other by sharing of electron to complete their octet or duplet. In the case of hydrogen it will be duplet or in the case of any other element it will be octet. बराबर है. तो वो ऑक्टेट रूल हमने वहां पर सीखा था कि कोई भी एलिमेंट चाहता क्या है, इट अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. वो अपने नजदीकी कोई भी एलिमेंट के जैसा बनना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो वैसा. मान लो कि सोडियम का एग्जांपल ले लो, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नियॉन जैसा हो जाएगा. इसी तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. बराबर है. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ये जो लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल की, बराबर है, उसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, कौन से ऐसे एग्जांपल्स है जो स्टेबल है, बराबर है, लेकिन उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, जिसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 मॉलिक्यूल, बराबर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन यानी क्या, कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इटसेल्फ, इसके अंदर एक ही सेल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1. अब वो क्या करेगा, जनरली एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ. यानी जनरली हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे कि दिस हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, अनदर हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इसके बीच में क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी हीलियम जैसी हो जाती है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. हीलियम अकेला उस केस में एक्सेप्शनल है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी स्टेबल है. तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या आप लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली डेविएशन ऑफ ऑक्टेट रूल, और वी कैन से इट इज द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल. H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट होना वही एक क्या है, एक्सेप्शन केस है. क्यों, क्योंकि वहां पर आप देख लो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी वो स्टेबल है और H2 एग्जिस्ट भी करता है. तो इन दैट केस वी कैन राइट इट डाउन कि भाई हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन शेल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द डुप्लेट. हाइड्रोजन के केस में क्या आएगा, डुप्लेट आएगा. तो वो डुप्लेट करेगा क्यों, क्योंकि वो हीलियम जैसा बनना चाहता है विच इज inert gas configuration or we can say noble gas configuration. So in that case formation of hydrogen, it is the first exceptional case which we discussed. So hence hydrogen needs to complete its duplet and not octet as explained in the example. So इसलिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है कि भाई ये एग्जाम्पल लिमिटेशंस या तो डेविएशन में लिखा जा सकता है. सेकंड जो टाइटल है आप डालोगे इसके अंदर, इसका कंटेंट आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो या तो आप टेक्स्ट बुक में से भी लिख सकते हो. चलो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद दूसरे ऐसे हैं जिसमें लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक BeCl2, BCl3, AlCl3, ऐसे कंपाउंड्स, बराबर है. तो BeCl2 आएगा बेटा यहाँ पर, BeCl2, BCl3 और AlCl3. ये सारे क्या है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर सेंट्रल एटम जो है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है तो भी ये स्टेबल है. आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो जाता है. तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है, इन ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी कहेंगे, या तो यहां पर टाइटल डाल सकते हैं लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे
इन दैट केस सबसे पहले अगर हम लोग बेरिलियम की बात करेंगे तो इन दैट केस बेरिलियम जो है, मान लो मैंने यहाँ पर बेरिलियम ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम के वैलेंस में एक एक ये बॉन्ड बना, ये भी बॉन्ड बनाएगा। इन द केस ऑफ दैट ऑक्टेट क्लोरीन की तो कंप्लीट हो जाती है दोनों साइड पे, लेकिन बेरिलियम जो है वो क्या है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ही है, यानी कि बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, फिर भी BeCl2 स्टेबल। सो दैट इज अ टेक्निक तो नहीं कह सकते, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये क्यों एक्सेप्शनल केस है। BeCl2 को ऐसे एक्सप्लेन करना है। ये बेटा सारे के सारे जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बराबर। चलो एक और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड। तो बोरॉन के आसपास आप ऐसे क्लोरीन ड्रॉ करेंगे, जहां पर आप इसके वैलेंस शेल के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, बराबर, इस तरह से। और उसके सामने बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते। तो इन दैट केस अगर तुम बोरॉन की कहानी पढ़ते हो तो वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी बोल दो मैं स्टेबल हूं, बराबर। BeCl3 इज स्टेबल। So in that case, boron trichloride is also electron deficient compound in which अगर इलेक्ट्रॉन 8 से कम है फिर भी वो स्टेबल कंपाउंड। So that is all about the formation of the compound in which octet is not completed. This is thus octet rule is violated, बराबर है। BeCl3, BF3 ले सकते हो, AlCl3 के भी सेम केस आ जाएगा, तो वो वहां पर मैं मेंशन नहीं करता हूँ, आप खुद कर सकते हो। यहाँ पर एल्यूमिनियम लिख दो, बाकी सिमिलर इसके, क्योंकि बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों जो है ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट है, बाल गंगाधर तिलक जो हमने पढ़ा था, और उसके अंदर सेम आएगा। तीसरा जो पॉइंट आएगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक आप कैसे लेंगे, जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो स्टेबल है, जैसे कि PCl5, उसके बाद आएगा SF6, उसके बाद आएगा IF7, बराबर। ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, या तो टाइटल डाल सकते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है फिर भी ये स्टेबल है। लेट अस चेक करते हैं हम लोग कि कैसे ये स्टेबल हो सकते हैं। स्टेबल तो है ही, लेकिन एक क्लोरीन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4 और ये 5 क्लोरीन आ गए यहाँ पर। अब मैं एक ही क्लोरीन में सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, बाकी सब में मैं एक ही डॉट ही बता रहा हूं, जो तुम्हें समझ जाना है इसके जैसा ही स्ट्रक्चर है। फास्फोरस में वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये जो है टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, PCl5 जो है वो ऐसे आप देख लो। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जब फास्फोरस की बात आएगी तो फास्फोरस में यहाँ पर सेंट्रल एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये जो मॉलिक्यूल है हमारा PCl5 वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। सो दिस मॉलिक्यूल वायोलेट द ऑक्टेट रूल। ओके, स्ट्रक्चर्स आप साथ में ड्रॉ करते जाइए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपांडेड ऑक्टेट्स एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल apart from 3s and 3p orbitals, 3d orbitals also available for bonding। इसमें ऐसा क्यों होता है, तो फास्फोरस का अगर आप कंफिगरेशन देखोगे, बराबर है, फास्फोरस का नंबर है 15, यानी कि यहाँ पर है नियॉन 3s2, बराबर है, और आएगा 3p3, तो 10 और ये हो जाएंगे 15। लेकिन यहाँ पर 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्डिंग करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जाएंगे, जो हम लोग बाद में सीखेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। लेकिन ये रीजन है कि 3D अवेलेबल है, इसलिए ये अपनी ऑक्टेट जो है उसको एक्सपांड कर सकता है। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये स्टेबल है। सो इन दैट केस नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स देयर आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम एंड दिस इज टर्म एज अ एक्सपांड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट या तो एक्सपांड ऑक्टेट बोल सकते हो। दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसको कहते हैं SF6। यहाँ पर सल्फर है,
आजू बाजू में आप कितने फ्लोरीन ड्रॉ कर लोगे? टोटल 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से सारे के सारे फ्लोरीन के मैं इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो बॉन्डिंग में जा रहे हो। सल्फर के टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो अगर आप देखोगे कि फ्लोरीन की तो यहाँ पर बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, लेकिन सल्फर के केस में अगर आपने ऑब्जर्व किया, बराबर है, तो ये सेंट्रल एटम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की पैर हो जाएगी? 2, ये 4 6, फिर 8 10 और ये 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इट इज ऑल्सो एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट। ऐसा आप खुद ब खुद IF7 का करोगे तो IF7 जो है इंटर हैलोजन कंपाउंड है, जिसके अंदर आयोडीन जो है उसके अंदर आप 14 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। ये आपको खुद करना है। 14 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सपांडेड ऑक्टेट। सो दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, in which some molecules are there which has a central atom more than 8 electron they have and they are still stable, बराबर है। तो कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल है, कभी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो भी स्टेबल है, कभी 8 से ज्यादा है तो भी स्टेबल है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हमने सीखा यहाँ पर, जो भी स्टेबल है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड भी है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड में लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड। चलो, तो यहां पर हम लोग टाइटल डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड। लिखो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड, बराबर है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है अच्छे से? यस, इट इज विजिबल। फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड के अंदर मान लो नोबल गैस नाम ही क्यों पड़ा हुआ है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स है। यानी कि कौन? हरभजन, अगरकर, जीरोरन, बराबर। ये तो नॉर्मली इनर्ट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि इसके कंपाउंड बनने चाहिए। ऑक्टेट जब कंप्लीट ही है तो किसी के साथ अटैच होने का तो सवाल ही नहीं होता है। फिर भी ऐसे कुछ कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनाए गए, जैसे कि ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, पी ब्लॉक पार्ट 2 12 में पढ़ोगे। ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर ग्रुप नंबर 18 आप पी ब्लॉक 12 में जाकर देखोगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से बन रहा है। अभी सिर्फ आपको याद करना है ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स भी है। तो इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स है जो स्टेबल है, बराबर है। यानी कि स्टेबल तो ज़ेनॉन भी था। नोबल गैस व्हिच हैज ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट फॉर या तो डुप्लेट इन द केस ऑफ हीलियम शुड नॉट फॉर्म द कंपाउंड्स, हाउएवर देयर कंपाउंड्स हैव बीन एक्चुअली प्रिपेयर्ड। यानी कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं जो ऑलरेडी ये स्टेबल है फिर भी कंपाउंड बना दे। बस तो इतनी सी बातें हैं, ये आपको वहां पर मेंशन करनी है अपने पॉइंट के अंदर, जो 1 बाय 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी जिसको हम लोग नाम दे देंगे ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। बेटा क्या नाम देंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। क्या नाम देंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, बराबर। ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट का मतलब क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट का मतलब ऐसा कि मान लो कि किसी मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक एटम कम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उसको नाम दिया जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, बराबर है। तो आप ध्यान से देखोगे तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ, हमने टेक्निक से जो सीखा था क्या था वो, कि सबसे पहले हम लोग निकाल लेते थे ए, यानी नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन में से एक कम करके लेना है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन पे काम चलेगा, क्योंकि 11 तो कभी आया नहीं है। दूसरा होता है आपका एन, यानी दोनों एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन की। एस यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो डिफरेंस है वो 6 इलेक्ट्रॉन का है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, फिक्स है, बराबर है। दूसरी बात
कि यहाँ पर जो है अनशेयर इलेक्ट्रॉन तो कितने आएंगे, तो आप a माइनस एस ले लो, यानी 10 में से 6 माइनस कर दो तो 4 इलेक्ट्रॉन ये आएंगे अनशेयर। तो यहाँ पर आप दो इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो। अब आप खुद सोचो कि किस तरह से हो सकता है। नाइट्रोजन में तो चलो ठीक है कि वैलेंस शेल में ये 2 और ये 3 है 5, बराबर है। ऑक्सीजन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आया है तो 2 यहाँ पर दिए, 2 यहाँ पर दिए, तो 1 2 3 4 5, लेकिन ऑक्सीजन में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में। इसका मतलब ये कि कोई भी एक बॉन्ड में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके होंगे, ऑक्सीजन ने दिए होंगे, तब जाके ये बॉन्ड बना होगा। यूजुअली 3 इलेक्ट्रॉन शेयर इन वन बॉन्ड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, यानी इसने 2 दिए, इसने 1 दिया। नाइट्रोजन ने यहाँ पर 1 दिया, इसने 2 दिए। इस तरह से जो मॉलिक्यूल डिजाइन होता है उसको नाम दिया जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। जनरली क्या होता है, शेयरिंग इक्वल नंबर में होती है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट में यही हमें सीखना है कि जनरली क्या होता है कि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि सम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन विच द बॉन्डेड एटम्स कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर, कंटेन द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूजुअली 3। मैंने समझाया यहाँ पर कि 3 किस तरह से आ रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक बॉन्ड में होती है। The bond thus present are called odd electron bond। उस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा, odd electron bond कहा जाएगा, odd electron bond कहा जाएगा, बराबर। And the molecules are called odd electron molecules। और कुछ कॉमन एग्जांपल जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक NO है, एक NO2 है, बराबर। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स को याद रखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऑड इलेक्ट्रॉन में आते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन में फिलहाल ये 2 याद रख लो, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे कि NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 जो है यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड आयन भी रहता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रहता है। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू द हाफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको एक चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर ये नोट करना चाहिए कि ऑक्टेट रूल वर्क्स करता है वेल ओनली व्हेन अप्लाई टू आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरली आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी हम लोग बात कर रहे थे वो एस या तो पी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, बराबर। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ये PCl5 SF6 या तो xenon वाला ले लो तो पी ब्लॉक आ गया, बराबर है। तो इसमें इस तरह से कंसेप्ट जो चल रहा है उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर आपको आगे पॉइंट जो है डिस्कस करने हो तो आप कर सकते हैं कि भाई और क्या क्या नहीं बताया, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थियरी और क्या क्या थी, बराबर। तो थियरी ने इतनी चीजें तो बता दी। थियरी ने कभी भी, देखो मैंने ये सारे शेप जो ड्रॉ किए वो क्या है, अनइवन है, यानी कि हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि भाई शेप ऑफ मॉलिक्यूल कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरम, बराबर है। एक और चीज आप मेंशन करो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ molecules could not explain by Lewis concept। लेविस ने भी नहीं बताया था, लेविस कंसेप्ट में भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से वहां पर आ सकता है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दैट थियरी, ओके। इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो, बराबर। इसने और क्या नहीं समझाया था, This theory could not explain about stability of molecule या तो relative stability, क्या बात लिखेंगे यहाँ पर, relative stability of a molecule। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से ऑक्टेट रूल के डेविएशंस हमने सीखे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन और 8 इलेक्ट्रॉन से कम, बराबर है। डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जिसमें एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो। फिर फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैसेस कंपाउंड्स, then odd electron concept, then shape of molecule cannot be explained by the Lewis theorem or octet rule। We can say that it is the limitations of octet rule and also it cannot give any idea about the stability, बराबर है। तो यहाँ तक आप लोग
आइए तो हम लोग आगे आयनिक बॉन्ड जो है, लेट अस डिस्कस विद आयनिक बॉन्ड। डिस्कशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के अंदर सबसे पहली बात क्या आती है, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। देखो बॉन्ड दो तरह से बन सकता है, बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स या बाय तो शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक एटम में से, वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो दूसरे ने कैप्चर कर लिया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, और इसको कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन जो है बहुत ही सिंपल है, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम में से दूसरे एटम में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, सो एज टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स। बराबर, ये अपनी आउटरमोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर देता है बाय एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जनरली तो ऑक्टेट ही कंप्लीट होती है तो 8 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से केस में आएगा, तो हाइड्रोजन हो सकता है, बेरिलियम, लिथियम, ऐसे केसेस के अंदर। बराबर है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, इससे केसेस के अंदर ज्यादातर 2 इलेक्ट्रॉन यानी डुप्लेट होता है। एंड ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या तो आयनिक बॉन्ड। ये डेफिनेशन लिखी है मैंने। बराबर, अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के अंदर एक दो एग्जांपल यहाँ पर लिखे गए हैं, जिससे क्या है कि टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में क्या आपको ख्याल होना चाहिए कि देखो सबसे पहले एटम जो होता है वो कैसा होता है, अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, वहां पर सेम होंगे, इसलिए उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब कोई भी एटम क्या ट्राई करेगा कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करे। सोडियम है तो 281 है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटलिटी में प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पर वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब सेम होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। अब क्या हुआ कि इसमें से एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो बना Na+। बना ही क्यों Na+? By supplying some energy which is called ionization enthalpy to remove the valence shell electron becoming the positive ion. Okay, so this electron will be removed and उसने क्या कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। अब ये जो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 11 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10। प्रोटॉन एक्सीड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट्स व्हाई Na के ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज इसलिए आता है। प्लस चार्ज इसलिए आता है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl- बनाएगा और वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब ये Na+ और Cl- के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज वाले हैं। ऑपोजिट चार्ज वालों के बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही चाहिए, अट्रैक्शन, तो ही ये कंपाउंड मिलेगा। जैसे ही NaCl कंपाउंड मिलता है कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको कहा जाता है Le यानी लेटाइस एंथैल्पी। लेटाइस एंथैल्पी क्या होती है वो मैं बाद में आपको सिखाता हूं, लेकिन ऑपोजिटली चार्ज जो है उसके बीच में अट्रैक्शन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट्स व्हाई NaCl विल बी फॉर्म। बराबर है। आगे जो है कैल्शियम डाइफ्लोराइड, तो कैल्शियम डाइफ्लोराइड कैसे बनेगा, तो देखो जरा ध्यान से, ये मैंने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर जो आपने लेविस कंसेप्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। तो क्या होना चाहिए, ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, these are the two main points of your theorem which is given in your textbook। मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आगे जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेलिंग होगी। बराबर है, इस वे में आगे बढ़िए जहां पर मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेलिंग के साथ। ऐसा नहीं कि जो दिया हुआ है वही रटा रटाई नॉलेज में आपको दे दूंगा। कैल्शियम डाइफ्लोराइड जो है बेटा, उसमें क्या होगा, इसका फॉर्मेशन समझाना हो तो आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करवाना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करवाना है। तो क्या हो जाएगा कि कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन जैसे डाल दिए तो बन गया Ca+2। Ca+2 हो गया और उसकी ऑक्टेट हो गई कंप्लीट। देखिए कैल्शियम जो था उसका नंबर था 20 और 20 के हिसाब से जब आप आगे जाते हो तो उसके अंदर क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे और वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के अंदर 2882 होते हैं, वैलेंस के 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे एंड इट फॉर्म्स 288। व्हेन यू राइट इट डाउन Ca+2
तो आप इसके नीचे लिख सकते हो 288, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन वो आर्गन जैसा हो गया। जिसने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया वो बन जाएगा F के पास, अब हो जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन माइनस के साथ, यानी 2 and 7 था, वो हो गया 2 and 8, ऐसे 2 फ्लोरीन, और इस तरह से एक एक माइनस चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बी। Calcium atom loses 2 electron and forms calcium ion with the 2 unit of positive charge, and 2 electrons are transferred to the 2 fluorine atom which are converted into fluoride ion। तो फ्लोरीन जो था वो फ्लोराइड आयन में, कैल्शियम जो था कैल्शियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर समझा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं, जो आपको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। कुछ चीजें आप घर पे भी कीजिए, जैसे कि अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में समझाना है, MgO बराबर है, तो MgO के अंदर सबसे पहले मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर 2 डॉट 282 बराबर है। ये क्या करेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। इसका मतलब ये है हमारे पास 2 and 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये लूज करेगा, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर में ऐसे दिखाएंगे। फिर Mg जो है वो बन जाएगा Mg+2 और कन्फिगरेशन 2 and 8, और ऑक्सीजन जो है वो बन जाएगा, ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, और वो बन जाएगा -2। या तो आप ऐसे लिखिए, या तो आप लिख लो MgO, सिंपली MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप MgCl2 भी बना सकते हो, बराबर है। मान लो कि आपको MgCl2 बनाना है, ये आपको खुद करना है। MgCl2 आप CaCl2 बना सकते हो। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आप खुद घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बराबर है। फिर आप सोडियम सल्फाइड भी बना सकते हो, Na2S। तो ये रहा आपका होमवर्क जो इसके नीचे आप करोगे, बराबर है। ये चीजें है। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। चलो, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। नाउ वी आर मूविंग ऑन जीसी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जीसी ऑफ आयोनिक कंपाउंड यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बेटा है फिजिकल स्टेट। तो बताओ फिजिकल स्टेट में जनरल आयोनिक कंपाउंड्स किस में रहते हैं? वेरी गुड, आपको पता ही है। एक NaCl का एग्जांपल दिमाग में रखो, कोई भी हो, K2SO4 हो, CuSO4 हो, बराबर है। ये सारे के सारे जितने भी है इसमें जनरली आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में रहेंगे। कौन से? सॉलिड स्टेट के अंदर रहेंगे, बराबर। दूसरी बात, फिजिकल स्टेट जो है वो जनरली किस में रहेगी? यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर। तो ये आयोनिक कंपाउंड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेकंड टाइटल डालो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बराबर। स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी क्या? तो जब कभी भी कोई भी सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन किया जाता है तो एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड या तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है। एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड से ये पता किया जाता है कि उसके अंदर जो एटम से या तो आयन से या तो मॉलिक्यूल से उसकी पोजीशन कहां पर होती है। कोई भी सॉलिड कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या करेगा? एक्सरे एनालिसिस से बताएगा आयनिक कंपाउंड के दे एग्जिस्ट एज आयंस एंड नॉट एज अ मॉलिक्यूल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर से हमें ये एक्सरे से क्या पता चलेगा कि वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा। तो हमें मालूम है कि NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने 8, 9, 10 में कुछ वैसा ही सीखा हुआ है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी दैट 3D स्ट्रक्चर होता है। ये पैटर्न अरेंजमेंट कैसा है?
तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ये जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है, बराबर। आपके टेक्स्ट बुक में फिगर है, ये मॉडल है, ये आप घर पे भी बना सकते हो, बराबर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा 3D स्ट्रक्चर है, इस तरह अरेंजमेंट जा रही है, इस तरह सब जगह पर 3D अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं NaCl में 12th में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट के अंदर कि क्लोराइड आयन कहाँ पर होते हैं। तो क्लोराइड आयन होते हैं कॉर्नर पे, ये कॉर्नर होता है, और फेस के सेंटर में भी होते हैं क्लोराइड आयंस, बराबर है। Na+ कहाँ पर होते हैं? Na+ ये जो एज है, एज उसके सेंटर में होते हैं और एक बॉडी के सेंटर में होते हैं, बराबर है। तो चलो ध्यान से देखेंगे। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl से हम लोग क्या सीखेंगे? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl से ये बीच वाला जो बॉल है उसके आसपास कितनी बॉल्स है। तो आप देखेंगे बीच वाले के आसपास एक ऊपर, एक नीचे, एक आजू, एक आगे, एक पीछे, आजू और बाजू। फिर से Na जो है उसमें कितने, 1 2 ऊपर नीचे, आप जो देख रहे हो ये वाली व्हाइट, पीछे भी व्हाइट है जहां से मैंने पकड़ा हुआ है, ये वाली व्हाइट और ये वाली व्हाइट। इस तरह से हर एक Na+ आयन जो है वो सराउंडेड है 6 Cl से, और हर एक क्लोराइड आयन भी सराउंडेड होता है 6 Na+ से। उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल कंसेप्ट क्या है कि मान लो कि आपने ऐसी मार्बल्स का अरेंजमेंट किया, तो ये बीच वाली मार्बल आगे पीछे कितने मार्बल के कांटेक्ट में है? 2। उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी अभी जो हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा हुआ है उससे क्या पता चलता है कि द पैटर्न जो है वो 3D है, डिपेंड्स ऑन द साइज एंड चार्ज ऑफ द आयन। एंड एग्जाम्पल के बेसिस पे NaCl का देखा हमने, विच इज सोडियम आयन सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयन। मैंने आपको अभी अभी देखा है कि सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन आल्सो सराउंडेड बाय द 6 Na+ आयन। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, उसमें आप वापस अच्छे से देखोगे, पता चल जाएगा, बराबर। तो इस तरह से इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। दैट इज द सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड, बराबर है। तीसरा होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेरा, तो वो तीसरा फॉर्मेट है हमारा हाई MP मेल्टिंग पॉइंट, BP यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई रहते हैं, बराबर। तो इसके पीछे भी लॉजिक है। वो जो एटम्स और जो आयंस होते हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर, वो अपनी पोजीशन पे कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, बराबर है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के पीछे क्या लॉजिक लिख सकते हो आप? तो वहां पर आप आराम से मेंशन कर सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स possess this type of high melting point, boiling point, and because ions are tightly held together, बराबर है। आप लिख सकते हो because ions are tightly together by strong electrostatic force of attraction, यानी कि वो आयन के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो आयंस जो है अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, बराबर, जल्दी से। तो वहां पर रहता है कि दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसको क्या चाहिए? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से अगर आप 4th पॉइंट पे आते हो, तो 4th पॉइंट है मेरा सॉल्युबिलिटी का, बराबर है। सॉल्युबिलिटी, बराबर। तो एक कहावत है, बराबर, जनरली कि जैसा देश वैसा बेस, बराबर है। यानी कि जहां पर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड, बराबर है, उसको जब हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होता है? इजिली सॉल्युबल हो जाता है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं आयनिक कंपाउंड में क्या होगा? आयनिक बॉन्ड ही होगा। नमक ले लिया, बराबर है, पानी ले लिया, डाल दिया, पी गए। ऐसा नहीं पीना है। क्या करोगे? पानी लेंगे, पहले लेमन डालोगे, फिर नमक डालोगे, फिर शुगर डालोगे,
बराबर है, और इस तरह से लेमन जूस बनाकर हम लोग पी लेंगे। तो क्यों होता है नमक पानी के अंदर डिसॉल्व, चलिए देखते हैं। बराबर है, तो आयनिक कंपाउंड में होता क्या है कि मान लो कि आयनिक कंपाउंड है बेटा Na+ और Cl- के बीच में इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अब पानी का मॉलिक्यूल धड़ाम से आता है इसके आजू बाजू, तो पानी के मॉलिक्यूल जैसे है वो अटैक करेंगे यहां पर HOH, यहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आपने देखा होगा कि यहाँ Na+ के नजदीक मैंने ऑक्सीजन ड्रॉ किया हुआ है। क्यों भाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर -2 डेल्टा रहता है, इसके ऊपर प्लस डेल्टा रहेगा। तो ये प्लस है, उसके नजदीक कौन आएगा? नेगेटिव पोल आएगा। और यहाँ पर माइनस है तो इसके नजदीक कौन सा पोल आएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव पोल आएगा। बराबर है, जो प्लस है उसके नजदीक ऑक्सीजन वाला पोल आएगा और इसके नजदीक आएगा कौन सा? प्लस डेल्टा, यानी हाइड्रोजन आएंगे। ये पानी के मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेंगे? सराउंड करेंगे, आसपास में से इसको क्या करेंगे? सराउंड करेंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉल्वेशन। बराबर है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक वाटर व्हिच आर पोलर इन नेचर एंड हैव अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक तो पानी कैसा है? पोलर है नेचर के अंदर। दूसरा क्या होता है? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो काफी ज्यादा है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का जो माना जाता है, माना क्या जाता है? 80, इतना 80। इसलिए पानी जो है उसके ऊपर अटैक करता है। तो पानी जैसे अटैक करेगा तो करेगा क्या? तो ये हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट कि पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्ट विद द आयंस ऑफ द क्रिस्टल्स एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ऑफ द सॉल्वेंट वो क्या करता है? इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ध्यान से सुनो, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसके पास कैपेसिटी है कि दोनों के बीच में दरार, टू वीकन द बॉन्ड। बराबर है, दोनों पक्के दोस्त है Na+ और Cl- इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। कोई कुछ भी कर ले वो टूटेंगे नहीं। बराबर है, दो दोस्त भी ऐसे होते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा फैक्टर वहां पर आ जाता है, दोनों के कान कुछ ना कुछ बोलेंगे और वो उसकी फ्रेंडशिप टूट जाएंगी। तो फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए नहीं। ये तो फिर भी नमक के घुल जाएगा। बराबर है, नमक तो फिर भी मिल जाता है, दोस्ती नहीं मिलती वापस। बराबर है, तो पानी का काम क्या है? ये है विलन इस थ्योरी का। वो क्या करेगा? इट कट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na+ एंड Cl-। Na+ और Cl- के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कट ऑफ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी खुद की प्रॉपर्टी है कैसी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये कि ऐसी कैपेसिटी, ऐसी कैपेबिलिटी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीकन्स कर दे, यानी एकदम वीक कर देगा, जिसकी वजह से ये जो है Na+ Cl- में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने का एक ही फायदा है, which weakens the force of attraction. Capacity of the solvent to weakens the force of attraction, उसको कहते हैं हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बराबर है, और उसकी वजह से ये हो जाएगा एंड आयंस में कंबाइन विद द सॉल्वेंट। इससे क्या होगा? आयंस पानी के साथ कंबाइन होंगे और लिबरेट करेंगे कुछ एनर्जी को, जिसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, व्हिच इज सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयंस। बराबर है, जब ये पानी के साथ जुड़ते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलेट करती है, वो कौन सी एनर्जी है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। याद रखना, ये एंथैल्पी भी काम करती है इन दोनों को अलग करने में। बराबर है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या करेगी? काम करेगी Na+ Cl- को अलग करने में। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो गया कि आयंस में कंबाइन विद सॉल्वेंट टू लिबरेट एनर्जी। जो आयंस है Na+ Cl- वो पानी के साथ कंबाइन हुए तो लिबरेट द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसके बेसिस पे कि which is sufficient to overcome the attractive forces present between the Na+ and Cl-। अब इसकी जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया होता तो, बराबर, जैसे आपने ले लिया मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, या तो आपने ले लिया कुछ और, तो ये इतना जल्दी से वीकन नहीं करेगा, क्योंकि पानी जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा 80 है, मिथेनॉल का 35 है, इथेनॉल का उससे भी कम है। बराबर है,
और एसीटोन और ईथर। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, वैल्यू के ऊपर मत जाओ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मीथेनॉल, इथेनॉल, बराबर है, ये सारे के सारे जो है इसकी वैल्यू कम है। पानी का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, इसलिए वो इसको वीक कर देता है। दूसरी बात यहाँ पर सामने निकल के आ जाती है सॉलिबिलिटी के बाद, कि भाई ये जो उसने कर दिया, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दो, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो या तो बेंजीन ले लो, तो इसमें डिसोल्व नहीं होगा। लाइक डिसोल्व्स लाइक, याद रखो बेटा, पोलर पोलर में ही डिसोल्व होता है, पोलर कभी नॉन पोलर में डिसोल्व नहीं होता है, बराबर है। शादी वहां पर ही होती है जहां पर अपनी बिरादरी के लोग होते हैं, बराबर है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वे पूरी जिंदगी वो दीवाना ही रहेगा, बराबर है। कुछ लोग ऐसा करते हैं लव मैरिज जैसा, तो फिर क्या कि दीवानगी उतनी हद तक पहुंच जाती है। तो CCl4 और बेंजीन की बात है, जो नॉन पोलर है, इट इज पार्ट ऑफ अ जोक, जो मैंने आपको बताया। ये है ऐसे बंदे जो नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो NaCl, उसमें डिसोल्व कभी होता नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आयनिक कंपाउंड जो है, चलो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पहन लो भाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होता है कि जब सॉलिड होता है तब तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही वहां पर आपने पानी डाला, यानी याद रखो कि मोल्टन स्टेट में या तो एक्वस सॉल्यूशन में, बराबर है, इसके आयंस रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मोल्टन स्टेट में वो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस। सॉलिड स्टेट में जब NaCl होगा, सॉलिड स्टेट में NaCl होगा, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं दिखाता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में अपनी पोजीशन पे आयंस फिक्स होते हैं, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में आप डालोगे इसको पानी में, एज द आयंस आर चार्ज, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स एंड thus act as a carrier of electric current, बराबर है। और आयोनिक रिएक्शंस भी है, आयोनिक रिएक्शंस भी है कि द रिएक्शंस ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, आप लास्ट में लिख सकते हो आयोनिक रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन। ये लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लो कि आपके पास NaCl है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपाउंड में Cl- प्रेजेंट है, तो आप इसको पानी में डालेंगे तो हो जाएगा Na+Cl-। फिर आप क्या कर लोगे, इसके अंदर बाहर से डालोगे सिल्वर नाइट्रेट, तो ये Ag इसके साथ रिएक्ट करेगा, Ag+Cl- मिलके बना देंगे AgCl, और ये यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, विच इज टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। क्या था? NaCl था, पानी ले लिया, क्लोराइड आयन है, AgNO3 के साथ AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। प्रैक्टिकल टेस्ट से इससे पता चलता है कि वो वहां पर प्रेजेंट है, कौन? क्लोराइड, बराबर। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट रखते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड।